हेलो दोस्तों, मैं हंस कुशवाहा द हंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं 12th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत के बारे में। देखिए, प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत है ना। प्राचीन भारतीय अध्ययन के जो है ना 3 स्रोत है। कितने स्रोत है? 3 स्रोत है। पहला है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। देखिए, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, स्रोत का अर्थ क्या होता है कि जो है ना वो माध्यम जिसके माध्यम से जो है ना हम किसी कालखंड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, साहित्य के माध्यम से जो है ना हम प्राचीन काल के पुस्तक जो है साहित्यिक स्रोत के माध्यम से जो है ना प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक स्रोत से जो है ना ये अध्ययन करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, जो पूरी की पूरी सभ्यता, उसका अध्ययन जो हम लोग जो है ना पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से किए हैं। तो ये स्रोत हुआ कि भाई पुरातत्व स्रोत हुआ। बताएंगे आगे कि क्या होता है कि पुरातत्व और साहित्य क्या होता है और विदेशी यात्रियों का विवरण। पहले देख लेते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या है। देखिए, साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। और दूसरा है लौकिक साहित्य। अब देखिए, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है ना कौन कौन से चीज आते हैं देखते हैं। धार्मिक साहित्य को भी जो है ना 4 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में? 4 भाग में बांट दिया गया है। अब देखिए, पहला में है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन, जैन ग्रंथ। और चौथा है महाकाव्य। चौथा क्या है? महाकाव्य। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत देखिए कौन कौन से आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो है वेद, पुराण, उपनिषद आदि। अब देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पुराणों की संख्या बताइए। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। अब देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में क्या है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ में जो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, सूत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आदि कर देते हैं, है ना।
तो ये सब जो है ना प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत है। इसके माध्यम से ये बौद्ध ग्रंथ के माध्यम से जो है ना हम लोग जो है ना बौद्ध धर्म के बारे में भी जानते हैं। और जो ये बौद्ध ग्रंथ कब उत्पन्न हुआ है ना, बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म कैसे आया, किसने लाया, उस समय में कितने लोग थे, इस सब के बारे में हम जानकारी पढ़ते हैं। और जो है ना उनके जीवन जीने का तरीका क्या था, शैली क्या था, उनकी संस्कृति क्या था, उस सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। इस सब के बारे में जो है ना ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है कि उस समय का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, है ना, जीवन जीने की शैली क्या थी, है ना, खान पान क्या खाते थे, वो सब के बारे में कैसे पता चलता है, वेद पुराण से। बौद्ध धर्म के बारे में इससे पता चलता है। अब देखते हैं, देखिए, है ना, तो जैन ग्रंथ में जो है भागवती सूत्र, भागवती सूत्र, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र, वर्धमान चरित्र, ये सब आते हैं, वर्धमान चरित्र, है ना, आदि आते हैं। इससे भागवती सूत्र, हरिवंश पुराण, ये सब है ना किसी कालखंड के बारे में जानकारी देते हैं। इससे हम लोगों को है ना इतिहास रचने में जो है ना सहायता मिलता है। इसलिए जो है ना इस सब को जो है ना प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में रखा गया है। थोड़ा ही जानकारी मिलता है लेकिन मिलता है। अब देखिए महाकाव्य के अंतर्गत जो है ना दो रखे गए हैं, महाभारत, महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण। अब देखिए महाभारत का रचना किसने किया था, तो वेद व्यास। रामायण का रचना किसने किया था, तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने किए थे। तो ये लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए लौकिक साहित्य में देखते हैं। लौकिक साहित्य में देखते हैं, देखिए लौकिक साहित्य में जो है अर्थशास्त्र, लौकिक साहित्य में क्या रखे हैं, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, 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 राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है ना, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य आदि कर दीजिए। अष्टाध्यायी का कौन है, पाणिनि। राजतरंगिणी का कौन है, कलहन। कौन है, कलहन। देख लिए, है ना। इससे अर्थशास्त्र से जो है ना मौर्य वंश की जानकारी मिलता है ना। अष्टाध्यायी से भी जो है ना मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। राजतरंगिणी से जो है कश्मीर के जो है ना इतिहास के बारे में मिलता है जानकारी। अष्टाध्यायी से
जो है ना मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हण है ना। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में, ये पुरातात्विक स्रोत में देख रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए अब देखिए पुरातत्व क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। पूरा का अर्थ जो है ना प्राचीन होता है, और तत्व मतलब वस्तु होता है। तो प्राचीन वस्तु जो किसी कालखंड के बारे में जानकारी देता हो उसे पुरातत्व कहते हैं, है ना। देखिए स्रोत का अर्थ क्या होता है? जो वो माध्यम जिसके सहारे जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत में देखे हैं कि हम पुस्तक के माध्यम से किसी धर्म के साहित्य के माध्यम से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अर्थशास्त्र से जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, है ना। राजतरंगिणी से जो है कश्मीर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ही जो है ना पुरातत्व के माध्यम से जो है हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, जो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता है, वो जो है ना पुरातत्व के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है हम लोगों को, है ना। चाहे मौर्य काल के बारे में हो या हर्यक वंश के बारे में हो, तो ये लोग जो है ना अभिलेख लिखने का काम करते थे। अभिलेख, शिलालेख। तो अभिलेख शिलालेख जो है ना क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत आता है ना। इसीलिए इसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सिक्के। अब देखिए सिक्का से भी, जैसे सिक्का पर जो है अपना नाम लिखवा रहे हैं, चाहे किसी चिन्ह लिखवा रहे हैं, इससे पता चलता है कि जो जैसे अपना नाम लिखवा रहे हैं तो किस काल का है ना। तो ईस्वी भी लिखा रहता है सिक्का पर, तो इससे काल का भी पता चल जाता है, वंश का भी पता चलता है। तो सिक्का से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी प्राप्त होते हैं। मन के ईंट, खंडहर आदि। अब देखिए जैसे ईंट है, खंडहर है, मन का है, ये सबसे कैसे पता चलेगा भाई? तो एक विधि आप पढ़े होइएगा हड़प्पा सभ्यता में, है ना। कौन से विधि? तो भाई रेडियो कार्बन विधि, है ना। तो रेडियो कार्बन विधि में क्या होता है कि वस्तु के कार्बन के आधार पर जो है हम लोग उसका काल का निर्धारण करते हैं, है ना। और उस हिसाब से उसका आकलन करते हैं और आकलन करके उसका ईस्वी का बताते हैं। जैसे अनुमान लगाया हड़प्पा सभ्यता का क्या कि 5000 आज से 5000 वर्ष पूर्व की घटना है, 5000 वर्ष पूर्व की घटना है ना। सबका अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है 3250 से 1750, 3250 से 1750। कुछ का मानना है 3000 से 2500। लेकिन रेडियो कार्बन विधि क्या कहता है कि इसका काल क्या है, 2500 से 1750, है ना। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं, किसके माध्यम से? पुरातत्व के माध्यम से। अब देखिए विदेशी यात्रियों के विवरण में देखते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में देखिए इंडिका, सबसे पहला नाम इंडिका का आता है ना। तहकीक ए हिंद रेलहा, तहकीक ए हिंद रेलहा, ये सबसे क्या है, ये लोग
जो है ना आधुनिक काल के, ये सबसे पहले ये मौर्य काल में आए थे। किस काल में आए थे? मौर्य काल में आए थे। इसका लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, जो मौर्य काल के जो है ना इतिहास बताते हैं। इंडिका, इंडिका जो है ना मौर्य काल के इतिहास बताते हैं। तो ये हुआ। ये हुआ प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत, देख लिए। अब आगे देखते हैं कि जैसे मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मौर्य काल से तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन मौर्य काल से पहले वंश आया था, कौन कौन से वंश आया था, कैसे महाजनपदों का उदय हुआ, वो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, देखिए बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के, जैन धर्म के भागवती सूत्र, भागवती सूत्र, भागवती सूत्र से पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भागवती सूत्र से पता चलता है कि 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भागवती सूत्र से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? तो 16 महाजनपद का। ये सभी 16 महाजनपद में सर्वशक्तिशाली महाजनपद था मगध। कौन था? मगध। अब देखिए 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो देखिए, काशी, कौशल, काशी कौशल, मगध, अंग, वज्जी, वज्जी, मल्ले, चेदी, वत्स, मल्ले, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, काशी कौशल, मगध, अंग, वज्जी, मल्ले, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अश्मक, अवंती, 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 गंधार, कंबोज।
कंबोज, है ना। इस 16 महाजनपद में सर्वशक्ति महाजनपद कौन था? तो मगध था। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो है ना शासन कौन किया मगध महाजनपद पर, ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो चलिए अब अगला लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।